चलिए गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो सब कुशल मंगल, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए थे सर। हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है अ कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिक जॉब। आओ इसी को हम अपनी बुक में से भी पढ़ लेते हैं। सेम क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अ कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिकल जॉब अकाउंटिंग सिस्टम विच इज नॉट इंटीग्रेटेड, यानी कि इसका मतलब ये जो है ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बना रहा है विद फाइनेंशियल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि बिगिनिंग की डिटेल दे रखी है कोई एक महीने की, और ओपनिंग लेजर में दे रखा है उसने, स्टोर लेजर दे रखा है, डब्ल्यूआईपी दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? ये आज तक नहीं आया, ये एक नया, सॉरी गलत कर गया, ये वाला जो है, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है सर ये आज तक नहीं आया, ये एक नया अकाउंट है, इसके बारे में सर नहीं पता। कोई नहीं, देखेंगे। कॉस्ट लेजर, ठीक है, कॉस्ट लेजर तो हमारा है ही। अच्छा ये नहीं पता सर ये डेबिट बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। ये तो मेरा डेबिट होगा, डब्ल्यूआईपी भी डेबिट होगा, फिनिश गुड्स भी डेबिट होगा। चलो बिल्डिंग मान लेता हूं, बिल्डिंग कोई बिल्डिंग का अकाउंट है कोई, ठीक है, तो ये भी डेबिट होगा। लेकिन सर ये कॉस्ट लेजर का नहीं पता होता, क्योंकि कॉस्ट लेजर जो है डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद सर, उसके बाद कह रहा है कि ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द मंथ, और ये दे रखा है इन लैक्स, और अगर आप ये देखो तो ये भी रुपीज इन लैक्स दे रखा है। मटेरियल के दे रखा है कि परचेज करा, इश्यूड टू प्रोडक्शन, इश्यूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, इश्यूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये देखो बिल्डिंग जो यहाँ बन रही थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसी के लिए मटेरियल भी इशू करा। तो सर ये क्या है, कोई ये भी देखते हैं। फिर कह रहा है कि वेजेस, ग्रॉस वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, बिल्डिंग के लिए भी वेजेस दिए जा रहे हैं। अच्छा बढ़िया है। फिर कह रहा है वर्क ओवरहेड, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड है, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, यानी कि ये तो खर्चा हुआ, एक्सक्लूडिंग आइटम शोन अबव, यानी ऊपर वाली जो आइटम है मटेरियल वेजेस को छोड़ के। अच्छी बात है। एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, बिल्डिंग पे 20 का लाख का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन बता दिया उसने कितना आपको, 8, यानी कि अब यहां देखो, यहाँ पे उसने आपको ये नहीं बता रखा कि कितना आपने डब्ल्यूआईपी में चार्ज करा, एब्जॉर्ब करा, यहाँ उसने अंडर एब्जॉर्प्शन दे दिया कि कितना कम चार्ज करा। ठीक है, तो निकाल लेंगे, बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी, क्या दिक्कत है। अच्छा रॉयल्टी पेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है सर, डब्ल्यूआईपी होता था, मतलब मैं कहूं डायरेक्ट एक्सपेंस होता था। अगर आपका रॉयल्टी पेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता था। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, और लास्ट में हमने 450 लाख रुपए का सामान बेच दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, यानी ये रॉ मटेरियल और ये डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, यानी कह रहा है अगर कोई लॉस आता है, जैसे कि शॉर्टेज हो गई, हमने पढ़ा था शॉर्टेज हो गई या ऐसा कोई लॉस आता है, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है अगर कोई लॉस आ रहा है तो उसको हम नॉर्मल लॉस मान रहे हैं, और नॉर्मल लॉस को कस्टमर से ही चार्ज करा जाएगा और उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर कह रहा है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, कह रहा कंप्लीट भी हो गई हमारे इस महीने में। और कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है सर, 20% कमाती है सेल्स पे। तो इसका मतलब ये 450 लाख के अंदर, साढ़े चार सौ लाख के अंदर 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। वो मैं हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। हमें क्या कराना है सर, रिलेवेंट अकाउंट बनाने हैं टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। सर पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, सब कुछ समझ आ रहा है, इजी है, बस ये बिल्डिंग वाले की बात समझ नहीं आ रही। कोई नहीं, चलो जैसे भी कह रहा है हम पहले अकाउंट बनाना तो शुरू करते हैं। आओ चलो, हम कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि सर हमारी बुक में अगर आप आओ तो पेज नंबर कौन सा है सर, पेज नंबर है 198, 198, ठीक है। चलो भाई अकाउंट बनाओ। हमें 3-4 अकाउंट तो वैसे इसने दे रखे हैं, उसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो भी बना लेंगे, ठीक है। कितने अकाउंट दिए थे इसने सर, इसने दिए थे 1 2 3 4 5, लो 5 अकाउंट तो हमने बना लिए। आओ जरा सबसे पहले बैलेंसेस लिख दो, कौन कौन से बैलेंस है सर। सबसे पहले है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आओ चलो सर, सबसे पहले है कॉस्ट लेजर
कंट्रोल अकाउंट, ये वही मेरा गल्ले वाला अकाउंट है, ठीक है। चल, अब इसने यहाँ बैलेंस नहीं बता रखा, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, एक चीज और यहाँ लिख देंगे, रुपीज जो है वो लैक्स में है, ठीक है, रुपीज लैक्स में। चल, तो हम मान के चलेंगे सर कि इसने ओपनिंग जो बैलेंस दिया है वो डेबिट बैलेंस दिया है और हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बताओ अगला अकाउंट कौन सा है सर? अगला अकाउंट अगर हम बात करें तो दे रखा है WIP कंट्रोल अकाउंट, तो ये आ जाएगा सर WIP कंट्रोल अकाउंट, और यहां बैलेंस दे रखा है इसने, कितना दे रखा है सर? 20 लाख, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला अकाउंट बताओ सर। अगला अकाउंट है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये कितना दे रखा है सर? ये इसने दे रखा है टू बैलेंस पीडी, सर ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 430, 430, हाँ 430। उसके बाद है सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद है कॉस्ट लेजर। अच्छा, मैंने पहले कॉस्ट लेजर बना दिया, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, और यहां बैलेंस दे रखा है इसने टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है भैया बिल्डिंग में? सर बिल्डिंग में दे रखा है 10 लाख का, ठीक है। और सबसे पहले जो अकाउंट बना था वो बना था सर स्टोर लेजर। इसको ठीक कर लो सर, ये कॉस्ट लेजर नहीं है, ये स्टोर लेजर है, ठीक है, ये हमारा स्टोर लेजर। ठीक है, स्टोर लेजर हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, और लास्ट में है कॉस्ट लेजर, जिसको हम गल्ला भी कहते हैं, जनरल लेजर। लेकिन उसने कॉस्ट लेजर लिखा है, तो अब आप उसको जनरल लेजर मत लिखना, आप कॉस्ट लेजर ही लिखना। तो कॉस्ट लेजर का बैलेंस इसने दे रखा है। अच्छा, ये नहीं बता रखा सर डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, क्या करें सर? यहाँ पे दिया ही नहीं है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, क्या करें? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, क्या करें सर? डेबिट मान लेते हैं या क्रेडिट मानोगे, बताओ। इसने कुछ दिया है? नहीं दिया। तो एक काम करो, एक काम करो, एक अजम्पशन लिख लो। अजम्पशन क्या है? अज्यूम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, इसको आप हमेशा क्रेडिट मानना। लेकिन सर अभी तो आप डेबिट कर रहे थे, नहीं डेबिट नहीं, क्रेडिट मानना, क्योंकि एक्चुअली में इसका बैलेंस अगर आप देखो तो इसका बैलेंस क्रेडिट में ज्यादा आता है, डेबिट में नहीं आता। तो यानी कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कॉस्ट लेजर बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप इसको क्या मान लोगे? क्रेडिट मान लेना। लेकिन सर आप तो डेबिट करे थे, नहीं डेबिट नहीं, क्रेडिट मानना है, ठीक है। तो ये गलत था, क्या मानोगे? क्रेडिट मानोगे, ठीक है। चल, बाय बैलेंस बीडी, मुझे बताओ कितना था सर? ये था हमारा 540, और ये भी है सर रुपीज लैक्स में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बताइए एंट्री क्या दे रखी है सर? ये बिल्डिंग वाला तो सर अभी भी नहीं आया समझ, कोई नहीं, आप क्वेश्चन करते चलो। सबसे पहले कह रहा है मटेरियल परचेज। सर मटेरियल परचेज है, स्टोर लेजर में आ जाएगा, यहां लिख देंगे टू, क्या लिखूंगा? परचेजेस नहीं सर, कॉस्ट लेजर। सर कॉस्ट लेजर क्यों? क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। बता दो जरा कितने रुपए की हमने परचेज करी है सर? 40 लाख की परचेज करी है। साथ साथ ये कॉस्ट लेजर में क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से? बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री बताओ जरा, अगली एंट्री क्या है सर? आगे कह रहा है इशूड टू प्रोडक्शन, यानी कि ये जो मेरे प्रोडक्शन के लिए इशू हुए हैं ये चार्ज कर लिए जाएंगे। किसमें चार्ज कर लिए जाएंगे सर? WIP में चार्ज कर लिए जाएंगे। तो यह आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। बताओ जरा WIP कंट्रोल अकाउंट कितना है? जितना सर हमने इसको दिया है, कितना सर? 50 लाख, यानी जितना हमने चार्ज कर लिया।
सर हमने चार्ज कर लिया 50 लाख, ठीक है, और ये WIP में डेबिट हो जाएगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना, 50 लाख, ठीक है। चलो ये हो गए दोनों। उसके बाद सर, उसके बाद है इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, यानी कि हमने मटेरियल इशू करा है फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए। बताओ फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए इशू करूंगा तो कहां पे जाएगा, ये जाएगा सर मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू, सॉरी बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना इशू करा हमने, 6 लाख का। और दूसरा जाएगा कहां, ये प्रोडक्शन ओवरहेड। मुझे बताओ क्या प्रोडक्शन ओवरहेड का हमने कहीं अकाउंट बनाया है या शुरू से बनाया है कोई प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट? नहीं सर, प्रोडक्शन ओवरहेड का कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो क्या हम बनाएंगे? हाँ सर बना लेंगे, आओ बना लेते हैं। आओ लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहां पे क्या आ जाएगा सर, ये डेबिट हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में स्टोर लेजर्स टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना सर, 6 लाख, ये भी रुपीज लैक्स में होगा, ठीक है। तो एक हमने प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट कर दिया, दूसरा मैंने क्या करा सर, स्टोर लेजर में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कह रहा है इशूड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओहो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इशू हो रहा है, तो 4 लाख आ गया सर। ये कहां जाएगा, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी अकाउंट बनाया है, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। चलो, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में सर ये डेबिट हो जाएगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ जरा कितना डेबिट हो जाएगा बिल्डिंग में? सर हमने जितना इशू करा, कितना इशू करा सर, 4 लाख इशू करा। लेकिन सर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू है क्या भाई? जैसे जैसे आप बाकी अकाउंट बनाते हो वैसे ये अकाउंट भी बना लो, क्या दिक्कत है, कोई डरने वाली बात है ही नहीं। हम तो अकाउंट्स में वैसे ही बहुत माहिर हैं। आगे चलते हैं सर, आगे कह रहा है वेजेस की बात हो रही है, ये सारी बातें इसने वेजेस के लिए करी। सबसे पहले कह रहा है कि ग्रॉस वेजेस पेड। तो भैया अगर आप वेजेस पे करोगे तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट लेजर। तो सर हमने वेजेस का अकाउंट तो बनाया नहीं है, हाँ नहीं बनाया वेजेस का अकाउंट। आओ चलो वेजेस का अकाउंट बना लेते हैं, बनाओ वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सर ये एग्जाम में बनाना जरूरी है, देखो इसके बिना भी वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको बना लेना ज्यादा अच्छा है। तो ये आ जाएगा सर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मुझे बताओ कितने रुपए के वेजेस हमने पे करे सर, 150 लाख रुपए के वेजेस हमने पे करे। साथ साथ ये कंट्रोल लेजर में क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है सर, आगे कह रहा है वेजेस हमने चार्ज करे इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा ये ग्रॉस वेजेस पे, दूसरा कह रहा है इनडायरेक्ट, और तीसरा कह रहा है बिल्डिंग के लिए। तो बाकी जो बचा होगा वो किस लिए, वो डायरेक्ट के लिए चार्ज होगा। तो ग्रॉस वेजेस हमने पे इतने करे, जिसमें से इनडायरेक्ट 40 के लिए है और 10 बिल्डिंग के लिए। तो लिख लो सर, अगर हमने 150 पे करे तो इसने 40 जो है वो किसके लिए है, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और 10 किसके लिए है सर, बिल्डिंग के लिए, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। चल, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट हो जाएगा सर कितना, 40 लाख टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और 10 जो इसने खर्च करे बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में डेबिट हो जाएंगे, 10 ही थे ना, हाँ 10 थे, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अगली एंट्री बताओ जरा, नेक्स्ट क्या लिखा है,
सर अगली अगर हम बात करें तो ये हो गया सर, ये हो गया बिल्डिंग वाला भी हो गया। फिर वर्क ओवरहेड यानी प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं। इसने यहाँ पे जो नाम दिया था, इसने दिया था, इसने कोई नाम नहीं दिया था, तो हमने नाम क्या लिख लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन इसने यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्क ओवरहेड, तो हम वर्क ओवरहेड लिख लेंगे। एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड यानी ये पेमेंट हुई है कितने की, 160 लाख की। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में सर यहाँ पेमेंट हो गई टू बैंक, तो होगा नहीं, क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना, 160। ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो सीएलए में मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी में 160 बाय प्रोडक्शन या वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद की एंट्री बताओ सर, इसके बाद क्या लिखा है, फिर कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग, कह रहा है एब्जॉर्प्शन जो हुई है, ये मतलब बिल्डिंग के लिए चार्ज हो गया। तो मतलब जो भी मेरा खर्चा मैंने करा, मैंने बिल्डिंग के लिए कितना चार्ज कर लिया, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। मुझे बताओ बिल्डिंग के लिए कितना चार्ज करा हमने, 20 लाख। कितना चार्ज करा सर, 20 लाख। अच्छा उसके बाद बताइए जरा, उसके बाद क्या लिखा है सर, और कह रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। ओहो, ये अंडर एब्जॉर्प्शन कहां आएगा मुझे बताओ, क्या ये डेबिट साइड आएगा इस प्रोडक्शन ओवरहेड के, या क्रेडिट साइड आएगा, मुझे ये बताओ। जो अंडर एब्जॉर्प्शन है, क्या वो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। सर अंडर एब्जॉर्प्शन ये होता था ना कि जितने मैंने खर्चे पे करे, मैंने चार्ज कम करे, यानी एब्जॉर्ब कम करे। यानी यहाँ पे जो मैं खर्चा पे कर रहा हूं डेबिट साइड में, यहां मेरी वैल्यू कम आएगी, क्रेडिट साइड में वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब सर जो भी बैलेंस है अंडर एब्जॉर्प्शन का, वो यहां पर आना चाहिए। किधर आना चाहिए सर, क्रेडिट साइड पे। और मुझे बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या करते थे सर, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन दोनों ही आप कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे, कॉस्टिंग के पीएनएल अकाउंट में ले जाते थे। यह है सर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों ही हम कहां ले जाते थे सर, दोनों ही हम कॉस्टिंग के पीएनएल में ले जाते थे। अब उसने क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वैसे मैंने कर दिया। अच्छा आगे बताओ जरा, आगे क्या लिखा है सर, आगे कह रहा है रॉयल्टी पेड। एक बार बताओ, रॉयल्टी जो पे करते हो, रॉयल्टी पे करते हो तो पहले पेमेंट की एंट्री करोगे, यानी इसका अकाउंट अगर बनाना चाहो आप बना लो, वैसे जरूरत नहीं है, मैं छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूं। देखो बनाना चाहो तो बना लो, रॉयल्टी पेड अकाउंट या रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी एक्सपेंस। तो सबसे पहले टू सीएलसी करोगे, यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना पे करा है हमने रॉयल्टी, सर रॉयल्टी रिलेटेड टू प्रोडक्शन है हमारा 5 लाख का। और ये चार्ज कहां हो जाएगा सर, अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट है, इसका मतलब ये डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में 5 लाख का चार्ज हो जाएगा। लो ये अकाउंट यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये एंट्री होनी है तो आप दोनों जगह एंट्री कर लोगे, कहां पे, एक तो यहां कर लोगे बाय, यानी बाय रॉयल्टी। कितना कितना था सर, 10 लाख, नहीं 4 लाख था, 5 था, सॉरी 5। तो एक तो 5 लाख यहां आ गया, और ये डब्ल्यूआईपी में आ जाएगा टू रॉयल्टी 5। लो तो अगर आप ये एंट्री डायरेक्ट कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए, तो ये अकाउंट बनाने की, रॉयल्टी अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है, कुछ शक लगता है कि नहीं मुझे बना लेना चाहिए, तो छोटा सा बना लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कहां आते थे सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक छोटा सा अकाउंट बना ही लो। लो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में कहां चार्ज करता था, कहां चार्ज करता था बताओ सर, ये चार्ज करते थे, पहले तो पेमेंट की एंट्री करो टू सीएलसी। कितना पेमेंट करा है बताओ सर, हमने जो पेमेंट करा है वो 25 लाख करा है। और बताओ ये कहां चार्ज होता था सर, ये होता था बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स,
या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत लिखना, इसको हमेशा आप कॉस्ट ऑफ सेल में ही डालना। कितना सर? 25 लाख। मुझे बताओ क्या हमने कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया? सर हमने कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट नहीं बनाया, तो क्या बनाना पड़ेगा? हाँ सर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एंट्री आ गई कॉस्ट ऑफ सेल की तो वो बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं सर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो जाएगा सर? ये डेबिट हो जाएगा टू, क्या है ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल अकाउंट। कितना? 25 लाख। ठीक है, अच्छा साथ साथ ये सीएलसी में आएगा। सीएलसी ये रहा मेरा, कितना? 25 लाख। बाय किस चीज के थे पैसे ये? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चलो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद बताओ, उसके बाद सर सेल्स। सेल्स कहां जाता है? याद करो सर, सेल जाता है कॉस्टिंग पीएनएल में। तो क्या कॉस्टिंग पीएनएल भी बनाना पड़ेगा? हाँ, कॉस्टिंग पीएनएल भी बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं कहा कि भाई ये अकाउंट बनाओ, उसने आपसे रिलेवेंट अकाउंट मांगे हैं। तो अगर ये आ गया, सेल आ गया, तो कॉस्टिंग पीएनएल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं सर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। मुझे आप बताइए कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में सेल कहां आती थी? सर सेल जो था वो मेरे ट्रेडिंग में आता था। ट्रेडिंग में कहां आता था सर? सेल आता था मेरे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो ये भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। कितना? लेकिन सर ये आएगा 450। लेकिन अब मुझे बताइए किस नाम से आएगा? सर सेल नाम से आएगा? नहीं, सेल नाम से नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल की जगह क्या लेके चल रहे हो? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सर लेकिन पहले तो हम सेल लिख रहे थे। देखो पहले जब आप सेल लिख रहे थे ना, आप इंटीग्रेटेड वाले में लिख रहे थे, आप इंटीग्रेटेड में लिखते थे, नॉन इंटीग्रेटेड में यहाँ पे सेल नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया मेरा 450 लाख यहाँ पर आ गया। और ये कहाँ जाएगा सर? कॉस्टिंग, ये वाला जो मेरा अकाउंट था सीएलसी कहाँ गया सर? ये रहा सीएलसी। ये सीएलसी में क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल। सर ये क्या है? ये मेरी सेल्स थी, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 450 लाख की। ठीक है, और क्या है बताओ सर? और हम देखें अगर आगे, तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है रॉ मटेरियल मतलब स्टोर लेजर का, और दूसरा डब्ल्यूआईपी का। तो लिख दो जरा क्लोजिंग बैलेंस स्टोर लेजर का बाय बैलेंस सीडी। कितना है सर? 44 लाख, 55। और दूसरा कहां जाएगा सर? दूसरा जो कॉस्ट डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था वो लिख देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। कितना दे रखा है सर? डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस है, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस है 25। ठीक है, लो। क्या हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं? देखो जरा, क्या हमने सारी एंट्रीज जो उसने कही थी वो कर दी हैं? द लॉस अराइजिंग ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट ट्रीटेड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, वो जो भी लॉस आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। फिर कह रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। हाँ, फिर यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है इसकी बात करते हैं। कितना प्रॉफिट मार्जिन है सर? 20%। कितना है सर? 20%। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझिए, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरी सेल वैल्यू कितनी है? सर सेल वैल्यू है 450 लाख। ठीक है, और अगर मैं इसमें से प्रॉफिट हटा दूं, मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 20%। पर 20% किसका? सेल का ही 20%। तो ये 90 यहां से गया। तो ये बताओ 360 क्या आया? ये 360 आया सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल। और ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है मुझे बताओ? सर ये कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि फिनिश गुड्स दैट आर कन्वर्टेड
इनटू सेल्स, वो फिनिश गुड्स जो सेल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है सर? सिंपल है, जो मेरे फिनिश गुड्स हैं कम हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ सेल मेरा बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री होती है सर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो ये 360 की एंट्री यहां पर होगी, यानी मेरे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल मेरा बढ़ जाएगा और मेरे फिनिश गुड्स क्या हो जाएंगे सर? कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो आओ इसको लिख लो। सर मेरा फिनिश गुड्स अकाउंट कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा, यहां लिख दूंगा टू, सॉरी यहां पर आएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना सर? 360। ये कैसे निकला सर? ये 450 का 80% आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल अगर ये क्रेडिट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल भी हमने बनाया था, ये रहा सर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 360। तो हमने सारी एंट्री कर ली, जो जो इसमें एंट्री आई थी सब हमने कर ली, रिलेवेंट अकाउंट जो जो बोले थे वो सब हमने बना लिए। अब बात होती है अकाउंट को क्लोज करने की। तो कौन सा अकाउंट क्लोज होगा सर? सबसे पहले सर, सबसे पहले वो अकाउंट क्लोज होता है, सबसे पहले वो अकाउंट क्लोज होता है जिसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज है। सीक्वेंस तो यह है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टोर्स का, लेकिन स्टोर में अगर ज्यादा एंट्री नहीं है तो हम स्टोर को नहीं बंद करेंगे, हम दूसरा अकाउंट बंद करेंगे। पहले चेक करते हैं क्या स्टोर में लगभग सारी एंट्री आ गई है, क्या ओपनिंग आ गया स्टोर का? चेक करो, बिल्कुल। क्या ये आ गया कि भाई कितना कितना हमने परचेज करा? हाँ सर ये था ना 40 लाख, ये हमारा परचेज ही तो था। कितना हमने परचेज करा ये भी आ गया, कितना हमने डायरेक्ट इश्यू करा डब्ल्यूआईपी में वो भी आ गया, कितना हमने इनडायरेक्ट इश्यू करा वो भी आ गया, कितना हमने बिल्डिंग में इश्यू करा सर वो भी आ गया। सर ये बिल्डिंग छोड़ो ना, इश्यू करा आ गया, क्लोजिंग भी बच गया। इसका मतलब स्टोर लेजर में सारे बैलेंस गिवन है। तो अब स्टोर लेजर से चेक करो आता कितना है सर? अगर हम बात करें टोटल, तो डेबिट साइड का टोटल होता है 120, और 120 में से माइनस करें अगर हम 56, ये हो गया 60 माइनस 55, तो सर 5 बैलेंस बच रहा है। बैलेंस कितना बच रहा है सर? 5 लाख का। बैलेंस कितना बच रहा है सर? 5 लाख का बाय ये 5 लाख रुपए कहां जाएंगे सर? इसका मतलब ये है कि मेरा अगर क्रेडिट में आ रहा है तो मेरा स्टॉक कम हो रहा है, मेरा स्टॉक कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी लॉस की वजह से कम हो रहा है, और वो लॉस नॉर्मल है। और उसने क्वेश्चन में ये कहा भी था कि जो भी आपका लॉस आ रहा है उसको आप क्या मान लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर वो ये ना लिखता, अगर वो ये बात ना लिखता और सिर्फ ये कह देता कि भाई लॉस है वो नॉर्मल है, अगर वो ये सिर्फ कह देता लॉस है नॉर्मल है, तो भी मैं इस लॉस को प्रोडक्शन ओवरहेड में ही लेके जाता, जैसे हमने शॉर्टेज करा था। तो ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये 5 लाख आ गया यहां पे, और ये यहां आ जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट बताओ कहां पर है सर? ये रहा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर ये क्या था? ये लॉस था। कितने का लॉस था सर? 5 का। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या क्लोज होता था सर? इसके बाद वेजेस का अकाउंट क्लोज होता था। चेक करो वेजेस का अकाउंट हमने बनाया है सर? वेजेस, हाँ सर वेजेस बनाया था। देखो वेजेस में शुरू में कितने के थे पे करे हमने पेमेंट? सर हमने जो पेमेंट करी वो करी 150 लाख की, जिसमें से 40 लाख तो मेरे इनडायरेक्ट हो गए, 10 लाख बिल्डिंग के लिए। और मैंने आपको बताया था वेजेस में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो बताओ बैलेंस क्या बचा हुआ है सर? बैलेंस बचा हुआ है कि कितने मैंने डायरेक्ट इशू करे या चार्ज करे, कितने वेजेस मैंने डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए चार्ज करे। तो वो जाएगा सर WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया सर? ये हो गया मेरा 100 लाख। ये अकाउंट मेरा यहां क्लोज हो जाता है। बताओ समझ आया? तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, और यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर लिख देना। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे खर्चा हुआ 100 लाख का WIP में चार्ज हुआ, आओ जरा इसको WIP में लिख देते हैं। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 100।
मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अच्छा, तो मेरा क्या क्लोज हो गया सर? मेरा क्लोज हो गया WIP में, मेरा आ गया सर वेजेस भी हो गया, स्टोर लेजर के बाद वेजेस, वेजेस के बाद सर प्रोडक्शन ओवरहेड क्लोज करते हैं। चेक करो प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ है, ये रहा सर प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चेक करो क्या सब कुछ आ गया है? सर प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या पेमेंट आ गई? बिल्कुल सर, ये पेमेंट थी मेरी, देखो सर ये लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, आपको मर्जी है लिखना चाहो तो लिख लो। पेमेंट आ गई, साथ में ये आ गया कि कितना मैंने स्टोर लेजर से मैंने चार्ज करा, मतलब इनडायरेक्ट मेरा वो था ये मटेरियल। फिर मेरे इनडायरेक्ट वेजेस हो गए, फिर मैंने कॉस्ट लेजर यानी पेमेंट कितनी हुई, फिर ये मेरा नॉर्मल लॉस, फिर बिल्डिंग में कितना चार्ज करा, ये मेरा क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन। तो सर क्या रह गया यहाँ पे? ये रह गया कि आपने WIP में कितना चार्ज करा, यानी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड अल्टीमेटली किस में चले जाते हैं? WIP में। तो यही नहीं दे रखा है इसने कि WIP में कितना चार्ज करा। क्योंकि मुझे बताओ अगर प्रोडक्शन ओवरहेड का, कम ऑन, प्रोडक्शन ओवरहेड का अगर बैलेंस बच रहा है, चाहे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, अगर प्रोडक्शन ओवरहेड का बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो मैं उसको कहां लेके चला जाता हूं सर? उसको मैं कॉस्टिंग PNL में लेके जाता हूं। अगर वो बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर वो बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। सिंस it is not given in the question that how much amount of production overhead is charged to the production, so the balancing figure that we are getting from this account is WIP कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। मतलब ये चार्ज करा है हमने डायरेक्ट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा कितना हो गया? अगर सर हम बात करें यहाँ पे टोटल की, तो टोटल जो है वो हो गया 200, 200 और 11, 211, ठीक है। 200 जमा 6, 211 माइनस 28, ये हो गया सर 183, ठीक है। यहां लिख लेना बैलेंसिंग फिगर। तो 183 लो, मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड भी क्लोज हो गया, ये WIP में चला जाएगा टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 183। तो मेरा प्रोडक्शन, अगर आप WIP में देखो तो WIP में सर ओपनिंग भी आ गया, स्टोर से कितना मतलब डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट वेजेस कितना लगा, उसके अलावा मेरा रॉयल्टी भी था। यहाँ पे रॉयल्टी मैंने लिख लिया था WIP में। रॉयल्टी कितना था सर? रॉयल्टी था 5 लाख का। क्या मैंने 5 लाख की रॉयल्टी लिख ली थी? 5 लाख की रॉयल्टी लिख ली थी WIP में। मैंने इसे बिल्डिंग में लिख दी, ये गलत कर दिया, सॉरी, इसको यहां से चेंज करो, मैंने ये गलती से बिल्डिंग में डाल दिया, जबकि रॉयल्टी किसकी है सर? ये रॉयल्टी थी मेरी WIP की, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, रॉयल्टी यहां लिख दो। सर हम तो कह ही रहे थे, आपने गलती कर दी। वो क्या है कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं ना, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आप देखो रॉयल्टी में मैंने लिखा तो यहाँ WIP है, बस मैंने पोस्टिंग यहाँ पे गलती से किसमें कर दी? बिल्डिंग में। तो ये ध्यान रखना कि ये भी गलती आप एग्जाम में ना करो। चलो, तो सर सब कुछ हो गया है, अब WIP क्लोज करो। मुझे आप बताइए WIP से क्या मिलेगा आपको? सर ओपनिंग मिल चुका है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, रॉयल्टी भी हो गया, फिर इतना बच भी गया। सर इतना खर्चा करने के बाद इतना सा WIP क्यों बच गया? क्योंकि सर बाकी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा? WIP किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? फिनिश्ड गुड्स। हाँ बिल्कुल ठीक, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? ये हो गया 170, 183, 5, 398, यानी कि 358, 358 माइनस 25, तो ये बच गया हमारा 333। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यानी WIP मेरा 333 लाख का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिनिश गुड्स में यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, टू WIP कंट्रोल अकाउंट। बताओ कितना? 333। चलो, अब WIP भी क्लोज कर दो, क्योंकि WIP में सब कुछ आ चुका है। WIP में सर यही आता है, फिनिश गुड्स हमारे कितने थे। हाँ, अगर कोई एडमिन का खर्चा है, एडमिन का खर्चा है तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में एडमिन नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप चेक करोगे तो शुरू में क्या लिखा है, लेकिन सर एडमिन भी तो लिखा है नहीं।
आपको ना शुरू के देखना होता है कि पहला वर्ड क्या है। मान लो अगर ये ऐसा लिखा होता, समझो अगर ये ऐसा लिखा होता कि पहले लिखा होता एडमिन, फिर लिखा होता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इसको क्या मानते, एडमिन। इस खर्चों को आप मेनली एडमिन का खर्चा मानते और कहां पे चार्ज करते, फिनिश गुड्स के अकाउंट में। लेकिन यहां पे लिखा क्या है सर, पहले वर्ड लिखा है सेलिंग, तो हम इसको क्या मानेंगे, सेलिंग का खर्चा, चाहे बाद में एडमिन भी खर्चा उसमें जोड़ दिया हो। सर ऐसा क्यों, ऐसा इंटरप्रिटेशन का लॉ कहता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का हमारा जो लॉ है वो कहता है। अच्छा ठीक है सर, ये भी हो गया। तो ये हो गया सर हमारा। अब क्या करें, क्लोज कर दो ये वाला अकाउंट। तो सर मेरा फिनिश गुड्स से क्या मिलेगा, सर फिनिश गुड्स में सब कुछ है कि ओपनिंग कितना है, कितना मेरा बना, कितना मेरा कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया, यहां बचेगा सर बाय बैलेंस सीडी कि लास्ट में कितना बच रहा है। तो 430 जमा 333 763 माइनस 360, ये हो जाएगा सर 403 लाख रुपए का आपका क्या बच गया, फिनिश स्टॉक। ठीक है, चलो तो सर ये भी हो गया, फिनिश भी हो गया मेरा। सर बिल्डिंग वाला बाद में देखते हैं, या चलो एक काम करो बिल्डिंग वाला भी निपटा दो। बिल्डिंग बताओ कितने की है सर, बिल्डिंग 10, 4 और कुछ, हाँ सर एक 20 रह गया प्रोडक्शन ओवरहेड का। देखो ये वाला जो मैंने यहाँ 20 चार्ज करे थे ना, ये वाले, ये मैंने यहाँ नहीं लिखे, ये लिख दो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो बिल्डिंग की तो सर बैलेंस सीडी आएगा, जो बिल्डिंग हमारे पास बच गई है। नहीं, ये आप लेके चले जाओगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। सर ऐसा क्यों, बताता हूं। कितना सर, ये हो गया 20, 30, 40, 44, 44 लाख। ठीक है, ये आप कहां लेके चले जाओगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो लिख दो जरा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहां गया सर मेरा, कॉस्ट लेजर ये रहा, ये हो जाएगा यहाँ 44। ये कहां से आया, ये आया सर टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, चल कहां गया बिल्डिंग, ये रहा, यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर। बताओ समझ आया। सर ये बिल्डिंग वाला कैसे आया, आओ मैं आपको समझा ही देता हूं पहले बिल्डिंग वाला। मुझे एक बात बताओ, नॉन इंटीग्रेटेड में जब मैं नॉन इंटीग्रेटेड की बात करता हूं, सर ये लिखना है, अभी मत लिखना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, पहले एक बार समझ लो। जब मैं बात करता हूं सर नॉन इंटीग्रेटेड की, इसकी नॉन इंटीग्रेटेड, यानी कि जहां पे मेरे फाइनेंशियल्स कौन से, कॉस्टिंग के एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट्स के अलग अलग बनते हैं, दोनों के क्या बनते हैं सर, डिफरेंट बुक्स बनती हैं। तो नॉन इंटीग्रेटेड में आपको पता है कि जितने भी रियल अकाउंट होते हैं उन सबको मैं कहां ले जाता हूं, जर्नल लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर कंट्रोल में ले जाता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने शुरू में मुझे क्या दे दिया, मुझे उसने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बैलेंस दे दिया। इसका मतलब ये हुआ सर, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ये हम अपनी बिल्डिंग ही बना रहे हैं, जिसको आप टेक्निकल या फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अगर मैं कोई भी अपना एसेट क्रिएट कर रहा हूं, कम ऑन, अगर मैं कोई भी अपना एसेट क्रिएट कर रहा हूं जिसको अभी बनाया जा रहा है लेकिन यूज में नहीं है, बिल्डिंग जब तक बन रही है तब तक यूज में नहीं है, तब तक के लिए वो मेरा एसेट है, लेकिन उस एसेट का नाम बिल्डिंग नहीं होगा, उस एसेट का नाम होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन सर ये बिल्डिंग अकाउंट तो मेरा रियल अकाउंट है और ये जर्नल लेजर में आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सर बिल्डिंग जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, और चूंकि ये नॉन इंटीग्रेटेड बना रहा है, ये नॉन इंटीग्रेटेड यूज कर रहा है, तो ये किस में जाना चाहिए सर, जर्नल लेजर कंट्रोल में। लेकिन उसने क्वेश्चन में मुझे यहां दे दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन में दे दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी क्या टोटल कॉस्ट लगेगी, उसकी क्या टोटल कॉस्ट लगेगी, कहां कहां से लगी सर, वेजेस की लगी, मटेरियल की लगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और अदर अगर कोई है तो वो लगा। तो कुल मिला के मेरी इतने की बिल्डिंग बन गई, कितने की बिल्डिंग बन गई सर, 44 लाख की। अब ये जो टोटल बिल्डिंग मेरी 44 लाख की बनी, यानी इस पे जो खर्चा हुआ, ये कौन सा अकाउंट है सर, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट होने की वजह से कहां चला जाएगा ये सर, ये रियल अकाउंट होने की वजह से जर्नल लेजर कंट्रोल में चला जाएगा।
तो इसी वजह से मैंने इसको जर्नल लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर कंट्रोल में डाल दिया है। चेक करो, मैंने इसको बिल्डिंग को कहां डाल दिया है, ये रहा, मैंने लास्ट में इसको कहां डाल दिया सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। तो सर हम सीधा सीधा कॉस्ट लेजर में भी तो डाल सकते थे, हम डाल सकते थे, लेकिन उसने अकाउंट बना के आपको दे दिया। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि टोटल बिल्डिंग की क्या कॉस्ट है वो मुझे उस अकाउंट से पता चल जाए। और अगर उसने ऐसा दे दिया तो आप झगड़ा नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, वी हैव रेड दैट इन द नॉन इंटीग्रेटेड वी डू नॉट प्रिपेयर द रियल अकाउंट, सो आई विल नॉट प्रिपेयर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हैंस माय आंसर विल बी द राइट आंसर, यू हैव नो राइट टू डिडक्ट माय क्या कहते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो ऐसा आप झगड़ा नहीं करोगे, तो अपने जो दिया है वो आप कर लोगे। ठीक है, तो यानी कि एक नया पॉइंट था कि ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, चल, तो ये भी हमने कर लिया सर, बिल्डिंग भी क्लोज हो गया। उसके बाद कॉस्ट लेजर वाला आप क्लोज करना चाहो तो कर दो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, कॉस्ट लेजर तो लास्ट में क्लोज होता है, ये अभी आपका क्लोज नहीं होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया मेरा, वेजेस भी हो गया सर, कॉस्टिंग पीएनएल रह गया है। आओ जरा कॉस्टिंग पीएनएल में हम आ जाते हैं, और उसके साथ मेरा और क्या रह गया सर, कॉस्ट ऑफ सेल रह गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग पीएनएल, ये हमारे अकाउंट जो हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल में तो सीधा सीधा ये जितना माल है मेरा बिक जाएगा, कितने का सर, 360 प्लस 25, 385 का, 385 का माल मेरा बिकेगा तो कहां जाएगा सर, 385 का माल बिकेगा तो जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है, क्योंकि ये मेरी क्या है सर, सेल की कॉस्ट है। तो सर ये कॉस्टिंग पीएनएल में चला गया, तो मेरा कॉस्टिंग पीएनएल में यहां पर आ जाएगा, किस साइड पे सर, डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल, कितना, 385। अच्छा, एक एंट्री और आएगी यहां पे, कौन सी सर, एक एंट्री और एक एंट्री और आएगी सर, कौन सी सर, एक तो जो आपने ये अंडर एब्जॉर्प्शन करा था, देखो 8 लाख का, कहां गया, अंडर एब्जॉर्प्शन था आपका 8 लाख का, ये रहा, ये 8 लाख का जो था कॉस्टिंग पीएनएल में आप लेके गए थे, ये भी यही आएगा, क्योंकि कॉस्टिंग पीएनएल में आपने क्रेडिट कराया ना, तो ये 8 लाख का आ जाएगा। टू कहां से आया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, चलिए सर, सारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं। अब कौन सा अकाउंट रह गया क्लोज करने के लिए सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज कर दे, नहीं, आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमेशा लास्ट में क्लोज करना है, क्योंकि जब आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाते हो, मेरी बात समझो, जब आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाते हो तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसकी एंट्री आखिरी में आपकी कॉस्ट लेजर से होगी। तो यानी कि आखिरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की किससे होगी, कॉस्ट लेजर से। फिर कॉस्ट लेजर का जो आएगा, मतलब निकलेगा जो वैल्यू प्रॉफिट का, वो कॉस्ट लेजर में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आप कॉस्ट लेजर अकाउंट क्लोज करोगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कॉस्टिंग पीएनएल की बात करूं, तो कॉस्टिंग पीएनएल में 450 का माल बेचा, 385 का था, और 8 रुपए और उस पे ओवर एब्जॉर्प्शन का खर्चा हुआ, तो 57 क्या आया मेरा, प्रॉफिट आया। ये कहां जाएगा सर, ये जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये क्या है सर, बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी सॉरी बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका प्रॉफिट है, लिख दो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, ये बैलेंस मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दोगे कहां, कॉस्ट लेजर में, उसके बाद कॉस्ट लेजर मेरा क्लोज होगा। चलो, तो जरा यहां देखो, हमारा कॉस्ट लेजर ये आ गया 57, ये कहां से आया, ये आया सर कॉस्टिंग पीएनएल से, इसको लिख देना प्रॉफिट। ठीक है, अब क्लोज कर दो। अब अगर आप यहां देखोगे तो इसमें सब कुछ गिवन है, बस आपको बैलेंस सीडी गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट ऑन, ये आ जाएगा सर मेरी बैलेंसिंग फिगर। तो जरा कितना आ गया सर, टोटल करो, 540 जमा 40 जमा 150 जमा 160 जमा 5 जमा 25, ये हो गया सर 920, माइनस 450 माइनस 44 माइनस 57, तो ये आ गया सर 369। ठीक है, लो, हमने सारे अकाउंट बना दिए, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, इजी था।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन।